डोला हिलल मिलल होय पर्दा झिलल मिलल होय पिया बन रे चांदनी में तू आयो पिया बन रे आगे आगे तेरे नाना का घोड़ा। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सरासर गलत है। नहीं, मैं समझता हूँ कि दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। अगर मुझ में आज ऊर्जा है सुबह से रात तक काम करने की, वो खेल कूद के माध्यम से। राजनीति हो, खेल हो, कला हो, हर जगह पूर्वांचल का उपयोग होता है। कला हो, पूर्वांचल मिक्स गाने बनते हैं, उसमें पूर्वांचल के सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन उस रूप से पूर्वांचल विश्व पटल पर निखर कर नहीं आ पाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, एकदम सत्य बात कही, और कुछ हद तक अफसोस भी है मुझे, क्योंकि अगर आप भारतीय संस्कृति का हृदय देखें तो वो पूर्वांचल है। जब देवरिया की बात हो तो शुगर मिल का जिक्र हो जाता है, चीनी मिल का जिक्र होता है, और चीनी के कटोरे का जिक्र होता है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है वो देवरिया में नजर अब नहीं आता है, और चीनी मिल पे सवाल उठने लगता है, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो उस भाषण में चीनी मिल का जिक्र होगा। विचलित हूँ कि कैसे कोर्ट से मामला निकले, तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, मुझे कह नहीं सकता, इसीलिए मैं इसमें और कुछ कहूँगा नहीं। आप तो खुद जो है शहर से बाहर हैं, बर पार में, विधायक जी भी अपना आवास इधर कर लिए, लोग कह रहे हैं हम लोग जाम में फंस जाते हैं, ओवरब्रिज का चौड़ीकरण कब होगा, या फिर उसको जो है बढ़ाया कब जाएगा। अभी फाइनेंशियल स्वीकृति तो नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी, मुझे आश्वासन दिया गया है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए गया था। हम सब जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, और जो ओवर ब्रिज की है उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसमें काफी बड़ा खर्चा है। बच्चों वाले वार्ड से खबर आई थी कि बेड की संख्या को लेकर तमाम चीजें हुई। सही बात, अभी भी हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, और इसमें मैं थोड़ा सा मदद चाहता हूँ जनता की भी। जो डिजिटल में हम लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग उसको देखिए, उसको परखिए, और डिजिटली अपने आप को करें। देवरिया की कानून व्यवस्था जिस तरीके से बीते दिनों में कई हत्याएं हुई, गोलीकांड हुए, उस पर क्या कुछ हो रहा है? कुछ न कुछ पूर्वांचल का दुर्भाग्य है कि अभी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, और इसको कड़ी नज़र से देखना चाहिए। जो भी उसमें अपराधी, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। एक IITian, स्विट्जरलैंड से MBA, वैश्विक स्तर पे कई कंपनियों को सेवा प्रदान कर चुके लेखक, संगीत प्रेमी, या यूं कहें कला प्रेमी, जागृति सेवा संस्थान के संस्थापक और हालिया परिचय के रूप में देवभूमि देवरिया से सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका। देवरिया वो सीट जिसकी चर्चा जो है बहुत पहले से होती है, वहां से आप सांसद चुने गए। पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी सहयोग रहा है, कैसे अपने आप को देखते हैं, कहाँ जनता का प्यार किस तरीके से मिला? पहले तो मैं धन्य हूं कि देवभूमि देवरिया का मैं सांसद हूं। देवरिया और कुशीनगर ऐसे दो पावन जिले हैं जहां पर ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रेरणादायक चीजें हुई हैं, और उसमें बहुत बड़ी श्रृंखला में मैं सांसद बना हूं 18वीं लोकसभा में। ये मेरा सौभाग्य है, और इसमें मैं श्रेय देता हूं जनता को, क्योंकि जनता ने मुझे परखा, जाना, देखा। मैं अपनी धोती पहन के 500 गांव घूमा था, उसके पहले मैं अपने वटवृक्ष के नीचे हर समय चिंतन करता रहता हूं, अपने ही गाँव में रहता हूं। जनता ने इसको पहचाना कि स्थानीय नेतृत्व की जरूरत है, ऐसा व्यक्ति जो कुछ करे उसके लिए अपेक्षाएं हैं, मैं उसको पूरा करने के लिए हर समय तत्पर हूं। ये बात सही है कि मेरे परिवार ने और कुछ हद तक समाज ने मुझे देखा है अलग तरीके से उस तरफ, और मैं चाहता हूं कि जो मुझे शिक्षा मिली है, जो मुझे प्रेरणा मिली है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक विकसित भारत का संकल्प लेके मैं चला हूं, जिसकी वजह से मुझे चुनाव जीतने का मौका मिला। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब चुनाव लड़ा था तो खटाखट के नारे भी हो रहे थे और बहुत भयंकर चीजें हो रही थी, उसके बावजूद मैं अपनी देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे सांसद बना के भेजा एक ऐसे सदन में जो विश्व का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है, जहां पर हमारे मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री की सौजन्य जी से, और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी जी के सौजन्य से मैं यहाँ पर सांसद बना हूं। इसके लिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद। चरित्र निर्माण में जो है परिवार का कितना सहयोग रहा? देखिए, मेरे पिताजी आर्मी में थे, मेरे बाबा एक अधिकारी थे, और मैं समझता हूँ हर समय जब भी हमारे भोजन पे कुछ बात होती थी तो देश निर्माण की बात होती थी, कैसे देश को निर्माण किया जाए। बल्कि हमारी बहुएं, मेरी पत्नी, मेरे भाई की पत्नी थोड़ा तंग आ जाती हैं कि आप लोग हर समय देश निर्माण की बात करेंगे, कुछ और हंसी मजाक भी करेंगे। तो इस प्रकार से बचपन से ही हम लोग को बताया गया कुछ करो जो अलग हो, देश के लिए हो, क्षेत्र के लिए हो। इसीलिए जब मेरी परवरिश हुई, फिर IIT में गया, उसके बाद हर समय मेरे मन में यह रहा कि चाहे कुछ भी कहीं, अपने गृहस्थ आश्रम में मुझे धन अर्जन करना था, एक परिवार को खड़ा करना था, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में आते आते मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करूं, देश के लिए काम करूं। इसीलिए जब ऐसा मौका मिला कि विकसित भारत के लिए एक संकल्प लिया
मैंने 15 अगस्त 2022 को कि अगले 25 साल में देश को दूंगा, उस समय मुझे टिकट नहीं मिला था, लेकिन मैंने त्यागपत्र दिया अपनी बड़ी कंपनी से और मैंने बोला अपने देश के लिए काम करूंगा अपने ही गाँव में। इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे परिवार को जाता है, क्योंकि उनकी परवरिश, मेरे पिताजी नहीं, मेरी अम्मा जो कि जागृति की संस्थापिका भी हैं, उनसे भी बहुत मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। तो मैं धन्य हूँ कि अब मेरे माता पिता मेरे साथ अभी भी हैं। मेरे बाबा की स्मरण मुझे हर समय रखती है, वो बहुत बड़े अधिकारी भी थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना भी की। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो परवरिश की एक अलग होती है, वो मुझे पहले से ही लगी और उसको मैंने आगे चल के कार्यान्वित किया और आज मैं राजनीति में हूँ। बिल्कुल, आपने बचपन और बड़ी कंपनियों से इस्तीफे की बात की है, धीरे धीरे वहाँ भी पहुँचते हैं। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा आपकी लखनऊ में हुई, वहाँ कैसा मिजाज था, क्या अनुशासन में वहाँ भी रहे? क्योंकि बच्चे जो है शुरुआत में बचपन में बड़ा नटखट होते हैं। देखिए, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, शायद क्लास 4वीं या 5वीं में था, तो दिल्ली में रहता था। मेरे पिताजी की पोस्टिंग उस समय थी अंबाला में, तो मेरे साथ नहीं थे, तो अपने नाना के साथ था। बहुत बिगड़ा बच्चा था, कंचे खेलता था, पतंग उड़ाता था, थोड़ी बहुत गालियां भी देता था उस समय। लेकिन उसके बाद बहुत एक प्रेरणादायक 2 मुझे शिक्षक मिले अहमदनगर में, और वहां पर एक शिरोरे सर, एक पाठक सर, वहां से मेरा परिवर्तन हुआ। और जब मैं कॉलविन में आया 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक, तो धीरे धीरे करके मुझे पढ़ाई में रुचि आई, खेल कूद में बहुत रुचि आई। मैं बहुत अच्छा धावक था। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं 8वीं कक्षा में पहुंचा तो एक सज्जन थे, उनका नाम नहीं लूंगा, वो 10वीं कक्षा में थे। जब मैं 12वीं में पहुंचा, वो भी 12वीं में थे, क्योंकि फेल होते अच्छा, लेकिन बहुत अच्छे एथलीट थे। तो वो 200, 400, 500 सब चीज में सबको हराते थे। तो एक बार मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मैं अपने धावन की तैयारी कर रहा था, स्पाइक्स लेके निकला। तो बोला, अच्छा मणि, देख रहे हैं तुम बहुत तैयारी कर रहे हो। मतलब देखो, तुम्हारा भारी भरकम शरीर है, तो तुम डिस्कस जैवलिन में ले जाओगे, 100, 200, 400 में तुम्हें हराऊंगा। अवाक हो गया। और उसके बाद मैंने 100, 200, 400 हराया। उसके बाद IIT दिल्ली में गया, वहां पर भी मैं अच्छा धावक था। तो पहली बार इतिहास में IIT दिल्ली ने इंटर IIT जीता। तो ये सब किस्से कहानियां इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चरित्र में और मेरे जो आज के जीवन में खेल कूद का बहुत बड़ा एक अनुपात है। पढ़ाई में अच्छा था, आवश्यक है, क्योंकि IITian हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ खेल कूद में बहुत आवश्यकता है। इस मंच से मैं औरों को बताना चाहता हूँ कि आज भी मैं हर सुबह उठ के 45 मिनट का व्यायाम करता हूँ, चाहे मुझे क्षेत्र में जाना हो, चाहे मैं दिल्ली में हूँ। अभी मैं जिम से होके आ रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि खेल कूद में अवश्य आप लोग आगे बढ़िए। खेल कूद की बात की है, एक गाना भी है, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सरासर गलत है। नहीं, मैं समझता हूँ कि दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। अगर मुझ में आज ऊर्जा है सुबह से रात तक काम करने की, वो खेल कूद के माध्यम से है, वो पढ़ाई के माध्यम से नहीं है। और एक और चीज बता दूं, जो बहुत पढ़ता है वो सोशली इनकेपेबल हो जाता है। तो सोशल, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के लिए क्रीड़ा करिए, खास करके टीम स्पोर्ट्स करिए, फुटबॉल, हॉकी, इन सब चीजों में, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल के समय में भी आपके अंदर वो लीडरशिप वाली क्वालिटी थी, क्योंकि स्पोर्ट्स को आपने वहां पे लीड किया है। स्पोर्ट्स भी लीड किया। मुझे जहांगीराबाद गोल्ड मेडल मिला कॉलविन में, जो कभी किसी भी डे स्कॉलर को नहीं मिलता था। ये इतिहास का पहला चरण था जब किसी डे स्कॉलर को जहांगीराबाद गोल्ड मेडल मिला, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था और खेल कूद में बहुत अच्छा था। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक प्रेरणा है घुमक्कड़ी की, बाहर जाने की, जिससे जागृति यात्रा का निर्माण उसी से हुआ। बचपन से ही मैं काजीरंगा नेशनल पार्क की तरफ गया, मैं कॉर्बेट नेशनल पार्क गया। वाइल्ड लाइफ में कैसे हम लोग करूँ, मैं अच्छा तैराक था, मैं अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी था। तो एक तरह से ये जो एक फिजिकल भौतिकता है, ये आवश्यक है, क्योंकि अपने देश को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे शक्ति की आवश्यकता है। और इसमें मैं अपने श्रोताओं को मंगल पांडे का याद दिलाना चाहता हूँ, लक्ष्मीबाई का। वही पूर्वांचल के बहुत बड़े योद्धा थे। एक ऐसे समय जो अंग्रेजों के ऊपर आंख नहीं उठा के देखते थे, उस समय उन्होंने गोली चलाई थी बरकपुर परेड ग्राउंड पे। तो ऐसे जिले से आता हूँ, ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जिसने हर समय भारत की रक्षा की है। मैं औरों से भी आग्रह करता हूँ कि खेल कूद में अवश्य आप लोग आगे बढ़िए। बिल्कुल, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा IIT में एडमिशन ले। कैसे उस समय की तैयारी थी, उस समय का परिवेश कैसा था? IIT बहुत कठिन परीक्षा। मैंने 12वीं के बाद कभी दिया नहीं। मैंने बोला मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिला, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा था। लेकिन मैंने 3-4 महीने में देखा कि बहुत पढ़ाई होती नहीं है DU में। तो DU से मैंने फिर बोला कि चलो हम लोग IIT का एग्जाम देते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरा अच्छा रैंक भी आया, पहली बार मैंने क्लियर कर लिया।
और वो मेरा बहुत सुनहरा समय था। 4 साल जो मैंने आईआईटी में बिताए सबसे अच्छे समय थे। और उसके बाद मुझे आईआईटी में सबसे अच्छी नौकरी मिली। और मेरे बाबा, जो आप जानते हैं, बहुत बड़े अधिकारी थे, बिल्कुल, वो चाहते थे कि मैं शायद सर्विसेज में जाऊं। तो जब मैं उनके बाद आके बताया कि बाबा मेरी सैलरी $45,000 उस समय है, तो वो बोले अच्छा ठीक है आप जाइए काम करिए उसमें। मेरे पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से आईआईटी में बहुत चीज़ें सीखी। आईआईटी में घुस के उसके बाद जो मैंने खेल कूद में काम किया, जो मैं हाइकिंग माउंटेनियरिंग क्लब का सेक्रेटरी था, नर्मदा नदी पे मैंने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन किया। इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रेरणा मिली। शायद इसी कारणवश आज भी जो मेरे मेमोरीज हैं और मेरे जो दोस्त हैं आईआईटी के बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद मुझे आईआईटी का सबसे अच्छा जॉब मिला जो 7 साल से मैंने किया। और मेरे जो परिवार वाले थे वो समझते थे कि मैं जो सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ झूठा है, क्योंकि उनको कल्पना में ही नहीं था इतनी मुझे सैलरी मिल रही थी। राफ्टिंग और एडवेंचर के आप शौकीन थे, बीच बीच में कॉलेज से भी चले जाया करते थे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, पूर्वांचल, वो घुमक्कड़ों का क्षेत्र है। चाहे वो बुद्ध भगवान है, वो घूमते ही रहे, चाहे रामचंद्र जी 14 साल के निकल गए, चाहे वो आप कबीर देखें घूमते ही रहे, चाहे अन्य लोग, तो राहुल सांकृत्यायन आधुनिक समय में अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनका एक बहुत अच्छा निबंध भी है, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो मेरे मन में हर समय घुमक्कड़ी का एक चक्र रहा, बचपन से ही मैं घूमता रहा। तो मैं औरों को भी प्रोत्साहित करूंगा कि जब आप घूमते हैं, और भारत की सभ्यता में तीर्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तीर्थ में आप किसी को आक्रमण करने नहीं जाते हैं, आप सीखने जाते हैं। आप एक जगह जाते हैं जो कि आपके लिए पुण्य है, और उसको देख के आप वापस आते हैं और काम करते हैं। और मेरा जीवन भी इसको चरितार्थ करता है, क्योंकि मैंने पूरे देश को देखा, मैंने पूरे विश्व को देखा, लेकिन अंत में उसी बरगद के पेड़ के नीचे आज की तरफ बैठा हूँ जहाँ मैंने बचपन बिताया। तो ये बहुत आवश्यक है घूमना, लेकिन वापस आना भी बहुत आवश्यक है। कहा भी तो जाता है कि ज्ञान की धारा प्रवाह समाज में रहने से और घुमक्कड़पन लाने से ही होगी। अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग राय आएगी। एकदम। और इसमें भी मैं कहता हूँ जो मेरी जागृति आता है उसका एक उदाहरण है, क्योंकि अकेले चलो तो अलग विषय है, लेकिन आप 500 लोगों के साथ चलो तो कितना मजा आता है। उसमें सत्संग होता है, और तीर्थ में आप खुल जाते हैं, क्योंकि तीर्थ में आप अपने बैगेजेस जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। आपका मन, दिमाग, हृदय सब चीज़ खुल जाता है। तो इससे बहुत आवश्यक है कि लोग घूमें, बचपन से ही घूमें, एक साथ घूमें। इसके लिए मैं काफ़ी प्रयत्न भी करूँगा अपने क्षेत्र के लिए। जिस तरीके से कॉलेज के दौरान कुछ कहानियां, किससे ऐसा हुआ कभी कि जो है पिताजी कुछ मना कर रहे हों, लेकिन वहां से हट के करना पड़ा? नहीं, कई चीजें मैंने करी हैं। जैसे कि एक बार कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैं चला गया, और कॉर्बेट में दिकाला जो अंदर है 27 किलोमीटर दूर, मैं पैदल ही चलने लगा। तो जो दिल्ली से गाड़ियां आती थी करीब 12 बजे, तो वो रुकने, बोला कहाँ आप चल रहे हैं, यहाँ पर शेर हैं, यहाँ पर खा जाएंगे। तो नहीं, मैं चलता ही गया। और वो 27 किलोमीटर के बाद मैंने किसी कार में लिफ्ट लिया, और वहां पर सुबह 3 बजे मैं निकल गया। वहां परहेज है, आप पैदल नहीं जा सकते। ये शायद मुझे टीवी पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय, ये बहुत सालों पहले की बात है, मैं 12वीं कक्षा में था, 11वीं कक्षा में था। तो मैं निकल गया, तो एक सुबह अंधेरा था, मैं जा रहा था उस पगडंडी पे, और बाईं तरफ करीब 50 मीटर दूर किसी शेर ने दहाड़ लगाई। मैं तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, 1 घंटे वहां बैठा रहा, फिर नीचे आया, फिर आगे चला। तो ये सब चीजें जो है मैंने करी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास था कि अगर जोखिम नहीं उठाओ तो आपकी राह एक अलग चलती है, बहुत सुदृढ़। अपने को, अपने समाज को, अपने देश को जोखिम उठाना है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे हैं तो व्यक्तिगत जोखिम उठाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप अराजकता फैलाएं, लेकिन अगर आप नवाचार में जाना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, और जोखिम का जो बिंदु है, जो बीज है, वो बचपन में होता है। जब आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं जाओ, निकल जाओ, कोई बात नहीं, आपको कॉर्बेट जाना चले जाओ, आपको नर्मदा पे राफ्टिंग करनी चले जाइए। तो इस प्रकार की चीजें करना आवश्यक है। कभी कभी हम लोग को बताया गया है अंग्रेजों ने कि नहीं, आप सिर्फ क्लर्क बनो, आप घर में बैठो, सिर्फ लिखाई पढ़ाई करो। इससे मैं कुछ अलग हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज में, खासकर देवरिया से कुछ ऐसे लोग आए जो थोड़ा जोखिम उठाएं संतुलित रूप से, ताकि समाज भी आगे बढ़े। और इसका प्रतिबिंब कुछ हद तक घुमक्कड़ी है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी बातों में ये झलकता है कि सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागें। तो आज के समय में जिस तरीके से आईआईटी को लेकर भी, तैयारी को लेकर भी पेरेंट्स के अंदर काफी प्रेशर रहता है, बच्चों के ऊपर वो प्रेशर कहीं ना कहीं स्थानांतरित हो जाता है, और इसकी वजह से देखते ही हैं कि दुखद घटनाएं भी सामने आती हैं। मैं यही कहूँगा कि देखिए, आईआईटी में जाना आवश्यक है, लेकिन किसी उद्यमी को आगे बढ़ने के लिए कोई शिक्षा की बहुत जरूरत नहीं होती है। कुछ होती है, लेकिन उसमें हृदय से काम लेना पड़ता है, क्योंकि आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको जोखिम लेना पड़ता है। लेकिन जोखिम के साथ आपको डिसिप्लिन भी, अनुशासित भी होना पड़ता है। आइडियाज तो बहुत लोगों के मन में होती हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी टीम है उस आइडिया को संतुलित रूप से सालों साल आगे बढ़ाए।
इसमें मेरे हिसाब से नवाचार भी है, इसमें उद्यमिता है। और ये मेरा बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि 17 साल से मैंने उद्यमिता के लिए काम लिया है, और उसी के साथ साथ मैंने कई ऐसे लोग खड़े किए हैं, 8,500 पूरे देश भर में। और मेरे ही जिले में मैंने कम से कम 200 कंपनियों के लिए सहयोग किया है, ताकि उसमें छोटी बड़ी उद्यम खड़ा करें, और उसमें जो जोखिम लेता है उसको लिए अलग नवाचार होता है। मैं एक और बात दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जब कोई आप अर्थ के लिए प्रयत्न करते हैं, आप नवाचार करते हैं, तो आपके जीवन में भी अर्थ आता है। आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में, ठीक है आपको तनख्वाह मिल रही है, हो सकता है पेंशन मिले, लेकिन आपके जीवन में क्या उतना अर्थ आ सकता है जितना नवाचार में हो सकता है? तो मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि ठीक है आप प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं, आप सरकार में जा सकते हैं, लेकिन नौकरियां बहुत कम हैं और कम हो रही हैं। अगर आपको असली नवाचार से उद्यमिता करना है तो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जिले में कुछ करिए। हमारे यहाँ राहुल मणि ने 250 लोगों का हिंदी बोल का कॉल सेंटर लगा दिया, बहुत बड़ा काम किया है। एक लेडी है मालती यादव, उन्होंने अचार की फैक्ट्री लगवा दी है। हल्दी से बहुत काम हो रहा है। ऐसे तमाम चीज़ें आज हो रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज की तारीख में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन ही एक लक्ष्य है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक और बात कहूँगा, नौकरी से कोई अमीर बहुत नहीं हुआ है। ठीक है, खाना पूर्ति की बात होती है। अगर आपको अमीर होना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, तो आपको मार्क ज़करबर्ग होना पड़ेगा, आपको भविष्य अग्रवाल होना पड़ेगा, जो कि साधारण व्यक्तित्व से उठ के उन्होंने कितना काम किया है और एक ही जनरेशन में उतनी वेल्थ को उन्होंने क्रिएट करी है। बिल्कुल। इसके बाद जो है आप स्विट्जरलैंड की तरफ चले गए। जब बच्चा बाहर विदेश जाता है तो माता पिता के अंदर भी डर होने लगता है कि अरे बच्चा अब दूर जा रहा है, तो वो मना नहीं किए लोग? नहीं, स्विट्जरलैंड तो मैं उस समय गया जब मेरी शादी हो गई थी। तो उस समय क्या था कि मैं नाइजीरिया में था उसके पहले, श्लम्बरजे में, और उसके बाद मैंने बोला कि मुझे कुछ और हायर एजुकेशन करनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में IMD एक जगह है जो विश्व की सबसे, मेरे हिसाब से 5-6 ऐसी संस्थाओं में है जहाँ से MBA करना बहुत बहुत आवश्यक होता है। 1 साल का बहुत इंटेंस कोर्स था और वहाँ मैं गया और बहुत सुगम समय था। मेरी पत्नी ने ज़्यादा उसका लुत्फ लिया क्योंकि मैं तो हर समय क्लासरूम में था, वो बाहर रहती थी तो वो करती थी और काफ़ी प्रचलित भी हो गई वहाँ स्विट्जरलैंड में। लेकिन जब भी मैं वहाँ रहता था मुझे हर समय भारत की याद आती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वापस आना है, चाहे कुछ भी कहिए, अपने देश से जो एक प्यार और प्रेम मिलता है, जो यहाँ की मिट्टी में खुशबू है, वो वहाँ नहीं मिलती, चाहे कितना भी खूबसूरत स्विट्जरलैंड हो। इतना घूम फिर कर फिर उस बरगद के पेड़ के नीचे ही आ गए? नहीं, ये ऐसा सौभाग्य है मेरा क्योंकि बहुत आकर्षक है। आप जो भी वहाँ पर मेरे बरपार, मेरे गांव का नाम ही है बड़ के पार, वहाँ पर आता है वो देखेगा, उसकी छाया 120 फुट की है, आधा फुटबॉल फील्ड के बराबर। और उसके बगल में मैंने 6 एकड़ की जमीन खरीदी है जो जागृति की है, और उसके माध्यम से हम लोग बहुत बड़ा एक उपकेंद्र, एक बड़ा उद्यम केंद्र बना रहे हैं। और उसमें देखिए, बचपन में मैं हिसाब से 10-15 साल का होता था तो हर दिन जाके, जब मैं गांव में रहता था तो वहाँ पर कुछ किताब से एक चारपाई लगा ली, वहाँ सो गए, बहुत अच्छी छाया में होती थी। गर्मियों में वहाँ पर बहुत गर्मी नहीं लगती थी, तो कुछ ऐसा एक लगाव आ गया। और वटवृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है, वटवृक्ष हमारा एक कल्प वृक्ष है, हर तरीके से सांस्कृतिक रूप से बहुत आकर्षक है। तो मैं सभी से कहूँगा कि अपना वटवृक्ष खोजिए, चाहे वटवृक्ष हो, चाहे पीपल वृक्ष हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई ऐसा जगह हो, उस स्थान को चयनित करिए, उस स्थान में आइए, उस स्थान को फिर वापस करने की जो ललक है, इसको मेरे एक CEO हैं आशुतोष कुमार जी, IIT खड़गपुर के हैं, उन्होंने इसको बोला है क्षेत्र संन्यास। आप क्षेत्र में जाइए और वहां पर उसके लिए काम करिए, ताकि आप ऐसे सन्यासी बनिए कि दिन रात आप उसी क्षेत्र के लिए काम करिए। हाँ न लाभ तो बात की बात है, अगर आप काम करेंगे तो आपको खुद ही मन में सुख मिलेगा, जो मुझे मिल रहा है। उसके बाद अपने क्षेत्र में आए आप और फिर से जो है जागृति सेवा संस्थान का आपने जिक्र किया। आखिर है क्या ये जागृति सेवा संस्थान? इसकी बीज कैसे पड़ी? घुमक्कड़ी से बनी। पहले मैंने सोचा कई 25 साल पहले कि एक ऐसी यात्रा करें अपने बच्चों के साथ। उस समय बच्चों की बात होती थी, अब 20 से 27 के बीच में लड़के लड़कियां हैं जो कि पूरे देश का भ्रमण करें एक स्पेशल ट्रेन में। तो एक पूरी हमने 19 बोगी की ट्रेन हायर हर साल करते हैं 17 साल से। 2 साल कोविड के दौरान हम लोगों ने डिजिटली किया, लेकिन 15 साल से एक पूरी 19 बोगी की ट्रेन, और वो 15 दिन चलती है। उसमें 500 लोग का चयन होता है पूरे देश भर के, खास करके द्वितीय तृतीय श्रेणी के जो बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं। और उसमें 20 से 27 के बीच में कुछ होते हैं, कुछ लोग अलग भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, जो कि मेंटर हो करें, जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार करें। तो इसलिए इसमें मैं सभी को आमंत्रित भी करूंगा। हर जगह हम जाते हैं, ऐसे उद्यमियों से मिलते हैं जो कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उनसे सीखते हैं। और सबसे प्रमुख सीख होती है सत्संग में। बरपार मेरे ही गांव में सब 500 लोग हर साल आते हैं। उन सब के नाम 8,500 नाम मेरे गांव में चिन्हित हैं।
और वहाँ पर भी वो एक बिजली एंट्री कॉम्पिटिशन करते हैं और कई प्रेरणादायक लोगों से मिलते हैं, कुछ चर्चा होती है। तो मेरे हिसाब से बहुत परिवर्तनदायक ये यात्रा है। इसका अनुकरण 5 देशों में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, पोर्चुगल, पेरू में। और ये जो 8,500 लोग हैं पूरे देश भर में फैले हुए हैं और कुछ हद तक अपने देश के लिए जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया उसके लिए हर समय काम करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आपने बताया कि बच्चों को 500 बच्चों को जो है सिलेक्ट किया जाता है, इसका पैमाना क्या है और ये कब दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए? कब दिमाग में आया तो ये 50वीं वर्षगांठ पे आया, लेकिन उसका कार्यान्वयन मेरी किताब आई स्वर्णिम यात्रा, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रकाशित हुई। उसका अंग्रेजी का अनुवाद था इंडिया जर्नी थ्रू हीलिंग सिविलाइजेशन, 2007 में लिखी, जो कि हमारी 60वीं वर्षगांठ थी। उसके एक साल बाद 2008 से हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की। वही घुमक्कड़ी का पर्व कि हम लोग कैसे लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले आए और उसके बाद जब वो खुल जाते हैं तो खिलेंगे, और इस हिसाब से हमने उसको कार्यान्वित किया। 500 बच्चों का चयन कैसे होता है? हम कोई शिक्षा नहीं छोड़ते हैं। मैं फिर वही आता हूँ कि IITian होना ठीक है, लेकिन शिक्षा और उद्यमिता में बहुत नाता नहीं है। अगर आपके हृदय में शक्ति है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। तो इसमें हम कोई भी ग्राम प्रधान हो, कोई भी लेडी गांव से आती हो, हम ये देखते हैं कि छोटे गांव शहरों से लोग आए जिनकी अंग्रेजी कभी कभी तंग होती है, उसकी हिंदी ज़्यादा प्रबल होती है, तमिल ज़्यादा प्रबल होती है, और उनको हम ट्रेन में ले जाते हैं। मुंबई में आते हैं करीब 15 नवंबर के आसपास, और 15 दिन बाद 1 दिसंबर को हम वापस आते हैं। उसका रूट मुख्यतः है मुंबई से कन्याकुमारी, मदुराई, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा जहाँ हमारा स्पेस सेंटर है, वहाँ से विशाखापट्टनम, वहाँ से बहरामपुर उड़ीसा में, वहाँ से नालंदा, नालंदा से देवरिया। देवरिया एकमात्र जगह है जहाँ पर वही वटवृक्ष के नीचे वो लोग सोते हैं। 160 महिलाएं एक घर में वहाँ पर है, बड़ा घर, और 240 लड़के एक स्कूल में सोते हैं। वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से गांधी आश्रम अहमदाबाद, और वहाँ से फिर मुंबई। तो एक पूरा माला हम लोग पहना देते हैं ट्रेन का भारत माता पे। बिल्कुल। उसके बाद जो लोग आते हैं, भाषा अलग अलग सबकी होती होगी, वहाँ कैसे समन्वय बैठता है? हम ये करते हैं कि एक कोहोर्ट में 7 लोगों को रखते हैं, जो 7 थोड़ा भिन्न हो, इतना भी भिन्न हो कि एक तो समझ न पाए, लेकिन इतना भिन्न हो ताकि वो एक क्षेत्र से ना आए, और वह एक साथ सोते हैं। और ऐसे 2 कोहोर्ट पुरुष के और 1 कोहोर्ट महिला का, 21 का ग्रुप दिन में काम करता है। तो इससे हम लोग बहुत अच्छा एक वातावरण पैदा हो जाता है कि अलग अलग भाषाओं के लोग, पहले 1-2 दिन थोड़ा सा अटपटा लगता है लोगों को, लेकिन उसके बाद इतना तन्मय हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कि आजीवन ये लोग अपने साथ मित्रता रहती है। तो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि एक बार मैं आ जाता हूँ ट्रेन में तो 500 मेरे मित्र पूरे देश भर और विदेश में भी रहते हैं, और जो 8,500 है उनका भी एक कोहोर्ट बन गया है। तो मेरे हिसाब से भाषा का उतना नहीं, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में भाषा होती है। अगर कोई अंग्रेजी नहीं समझ पाता है, अब नहीं बोल पाता है हिंदी नहीं, फिर ट्रांसलेशन सर्विसेज होती हैं। दक्षिण में अंग्रेजी ज़्यादा चलती है, उत्तर में हिंदी ज़्यादा चलती है। अच्छा, उधर के लोग जब इधर आते हैं, भोजपुरी भी लोग सुनते होंगे, भोजपुरी आपन भाषा, तो भोजपुरी सुनकर लोगों को कैसा लगता है? देखिए, देवरिया का बहुत भौकाल बा ट्रेन में। हाँ। जौने व्यक्ति आवता हो बोलता है मर्दे कहाँ बात देवरिया, हमके जायक बा वहाँ, और जायक बा कहाँ बटवृक्ष तोहार। तो जौन देवरिया वाले बाड़े हैं उनके एकदम सीना चौड़ा करके चलत आने ट्रेन में, जो 500 लोग। उसके बाद जब आते हैं देवरिया में बहुत अच्छा उनका होता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो दक्षिण के लोग होते हैं उनकी कुछ भ्रांतियां होती हैं उत्तर के लिए, उत्तर वाले लोगों की भ्रांतियां होती हैं दक्षिण के लिए। इसमें पूरा गोलाकार का हम लोग घूम लेते हैं, सब भ्रांतियां हट जाती हैं, एकजुट होकर भारतवर्ष खड़ा हो जाता है। अच्छा, यहाँ से रोजगार का सृजन भी होता है? इस ट्रेन में होता है एक अलग तरीके से, जैसे कि कुछ लोग जो आते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के उद्यमिता बनाते हैं। शार्क टाइम में कम से कम 4 या 5 यात्री ग्रुप जो कि मिले हैं, यात्रा में आए हैं। अच्छा। शार्क टैंक में आए। लेकिन जो सबसे बड़ा सृजन का माध्यम है वो मेरा जागृति उद्यम केंद्र है, जो कि अब बहुत अच्छी तरह संचालित हो गया है मेरे ही गांव में। 6 एकड़ की जमीन में उसका आधा भाग बन गया, आधा बनने वाला है। और उसके होते होते उसके आसपास के 10 जिले में एक स्वावलंबी भारत अभियान बहुत बड़ा चल रहा है, जिसका नीति प्रमुख मैं हूँ। उसके तहत हम लोग ने सिर्फ देवरिया ही नहीं, सिर्फ कुशीनगर जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है वहाँ तो सेंटर है ही, बल्कि गोरखपुर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बस्ती और सिद्धार्थनगर में, इन 10 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक तरह से संगठन बन गया है और मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि पूर्वांचल पलायन की धरती थी, लोग भागते थे वहाँ से। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ समय लगेगा, 10 साल लगेंगे इसमें, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आत्मविश्वास से, स्वावलंबन से वहाँ के लोग वहीं रहें, वहाँ पर अपना धन अर्जन करें, ये मेरी मंशा है। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है एक पूर्वांचल की तरफ, क्योंकि पूर्वांचल का बेल्ट जो है
खासकर उस समय खेती किसानी में जो है लगा रहता था, लेकिन आज का जो परिवेश है, बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं, खेती किसानी भी उतनी नहीं हो रही है और उस तरीके से उपज भी नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग है वो तमाम चीजें हैं। तो पलायन वाली समस्या ये बहुत बड़ी है और देवरिया के लोग ये भी चाहते हैं, उम्मीद भी है आपसे देवरिया के लोगों को। नहीं, देखिए, कुछ करूंगा, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी मैं करूंगा उसमें देवरिया के लोगों का अगर भाग नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इतना बड़ा क्षेत्र है, जब हम आज़ाद हुए थे तो 30 करोड़ लोग थे भारतवर्ष में, सांसद कितने थे? 545। आज 140 करोड़ सांसद कितने हैं? 545। तो आज की तारीख में जितना लोड एक सांसद के ऊपर है, विश्व के इतिहास में किसी भी देश में कभी भी नहीं हुआ था और अगले बार कम हो जाएगा, क्योंकि 33% आरक्षण आ जाएगा संभवतः। तो इसलिए आज की तारीख में हम लोग को सबके प्रयास से ही काम करना पड़ेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत प्रेरणादायक एक वो है, अभी कुंभ पे महाकुंभ उन्होंने बोला, आज ही मैं वही वीडियो के साथ में देख रहा था, कैसे उन्होंने सबके प्रयास के बारे में बात करी है। तो मैं देवरिया वासियों को कहना चाहता हूं, आपका सांसद आपके लिए लड़ेगा, लेकिन आपको आपके सांसद के लिए लड़ना पड़ेगा, ताकि आप मेरे साथ चलें और सबके प्रयास से ही हम लोग आगे बढ़ें। उसका उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हम उद्यमिता में काम कर रहे हैं, हम NRLM SHG ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो हम क्या ही कर पाएंगे। अगर किसी को उद्यम खड़ा करना है तो उद्यमी को आगे आना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके लिए निवेश लाएं, उसके लिए मार्केट से जुड़ाव लाएं। उसी तरह मैंने 3 हफ्ते पहले एक अमृत प्रयास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें मैंने कम से कम 40 ऐसे ट्रेडर्स और उद्यमी को बुलाया, मैंने उनको चैलेंज किया। बड़े मजेदार बात ये थी कि उसके बाद वो मुझसे अपने आवेदन करने लगे। मतलब ये छोटे आवेदन मुझे नहीं दिए, मैं आपसे आवेदन लेने नहीं आया, मैं आपको आवेदन देने आया हूँ। इसका मतलब मैंने बोला, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो 100 करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकता है कि हम आपकी मदद करें? तो 4-5 हाथ खड़े हुए, सहमे हुए। बोले और बताइए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं उनको चैलेंज करूं। अगर मैं 18.7 लाख वोटर और करीब 26 लाख मेरे जो जनसंख्या है उसमें से मानव शक्ति को उठाऊंगा, तभी जाके चहुमुखी प्रयास होगा। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहा है और काम नहीं हो रहा, हम तो बढ़ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जो विकसित भारत का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है और जो विकसित उत्तर प्रदेश का नारा आदरणीय योगी ने दिया है, उसको करने के लिए हमें असाधारण काम करना पड़ेगा। असाधारण काम तब होगा जब हम सबके प्रयास से काम करेंगे। मेरे कार्यालय का नाम है सबके प्रयास से सबका विकास। मैं अभी एक यात्रा कर रहा हूं, उसका नाम है संविधान सबका प्रयास यात्रा। संविधान को लेके कर रहा हूं, बंधुत्व की भावना बता रहा हूं, लेकिन सबका प्रयास। तो मैं हर समय ये कहना चाहता हूं, जो देवरिया वासी मुझसे अपेक्षाएं करते हैं, मेरी भी अपेक्षाएं आपसे काफ़ी हैं। हम दोनों मिलकर आगे चलेंगे, हम प्रशासन को साथ लेंगे, प्राइवेट सेक्टर को साथ लेंगे, तब जाके काम हो पाएगा। अनोखी पहल के लिए आप जाने जाते हैं। अब थोड़ा परिवार में अगर देखें तो उसमें भी आपने अनोखी पहल की, आपने उपनयन संस्कार कराया बेटियों का। ये कहाँ से आया दिमाग में? हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने हर समय सोचा कि बेटियों को उतना सम्मान मिलना चाहिए पहले से जितना मेरे बेटों को या मेरे भाइयों के बेटों को या मेरे परिवार के अन्य बेटों को होना या मुझे मिला। तो मैंने ये सोचा कि सम्मान तब नहीं होता है जब आप ग्राम प्रधान बनने वाले होते हैं, विधायक बनने वाले होते हैं, तब महिला को सम्मान दिया जाए। सम्मान तब होना चाहिए जब वो बच्ची बड़ी हो रही है और उसके घर में ही किसी लड़के का उपनयन हो रहा है, उसका नहीं हो रहा, तो उसको कैसे सम्मान प्राप्त होगा। तो जो बचपन से ही जो मानसिक रूढ़ता उनके मन में हो जाती है कि मैं थोड़ी कम हूँ, उसको हटाने के लिए पहले से ही सांकेतिक रूप से उनको बढ़ाना चाहिए। तो ये मेरे मन में आया। मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पिताजी माताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पूरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया और हमने पंडिताइन बनारस से हम लोग लाए 4-5, उनके साथ कुछ महिला पंडित भी थी। तो आप जानते हैं कि गार्गी, मैत्री ऐसे बहुत ज्ञानी महिलाएं होती थी पहले, तो उसी का सिलसिला हम लोग ने वापस शुरू किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि महिला शक्ति, जिसका मुझे बहुत प्रखर वोट मिला है, मोदी जी को वोट मिला है, योगी जी को पिछली बार वोट मिला था, उस वोट के साथ साथ उनकी शक्ति की भी आवश्यकता है। और मैंने अपनी किताब में कहा है कि पुरुष प्रॉफिट एंड लॉस पीपल होते हैं, महिला बैलेंस शीट बिल्डर होती है। वो दूरगामी सोच करती है। 100 रुपए उसको मिले तो बच्चे की पालन पोषण में देती है, 100 रुपए मर्द को मिले तो 20 रुपए पान भी तंबाकू में चलाई जाती है, उड़ाने में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग को जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है महिला लेड डेवलपमेंट, बहुत बड़ा विचार है और अधिनियम जो आया है उससे बहुत बहुत आगे बढ़ेगा। और मैंने बोला कि अपनी 2 बेटियों से ही शुरुआत की जाए। और आज भी 10 साल पहले का यह वारदात है, आज भी लोग मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं भाई साहब आपने जो काम किया उससे इतना बड़ा सांकेतिक प्रभाव पड़ा है महिलाओं पे और पुरुषों पे भी, वो बहुत सर्वस्मरणीय है। किरण बेदी जी भी शायद उस कार्यक्रम में मौजूद थी।
किरण दीदी आई थी, उनका बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन भी था। मेरे गांव तो नहीं आ पाई, लेकिन उसके एक दिन पहले हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ही बल्कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उस सभागार में जो मेरे बाबा के नाम से है, उसी सभागार में बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जिनमें उनका बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन हुआ। और किरण जी के साथ मेरा संबंध अभी बहुत अच्छा है, हर समय मिलता रहता हूं उनसे। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने उस समय नेतृत्व किया, जब कोई पूछता नहीं था पुलिस अफसर कैसे महिला बन सकती है, उस समय से नेतृत्व करके आ रही हैं, तो स्मरणीय है वो भी। उस पहल पे उनका क्या भाव था? बहुत प्रेरित थी, वरना आती नहीं। बहुत प्रेरित थी, बहुत उत्साहित थी, और जिस प्रकार से उन्होंने बोला उसके बारे में, और वो उत्तर प्रदेश को उस समय उतना नहीं समझ पाई थी। जब आई तो उन्होंने समझा कि यहाँ से लक्ष्मीबाई उठी थी और यहाँ से बहुत वीरांगनाएं उठी थी, उसके बारे में हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई 2-3 महिलाओं का, नेतृत्वकर्ताओं का नाम होता तो उसमें से पूर्वांचल की मणिकर्णिका थी। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कई मणिकर्णिकाएं, ऐसी कई लक्ष्मीबाई मुझे अपने ही संसदीय क्षेत्र में दिखती हैं। उनको मैं प्रोत्साहित करूंगा, जब भी आप आइए, आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। संसदीय क्षेत्र की तरफ अब आते हैं। देवरिया, आपने देवरिया को लेकर तमाम प्रारूप तैयार कर रखे हैं। अभी आपका कार्यक्रम भी होने वाला है 29 तारीख को। क्या कार्यक्रम है और उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है? पहले तो मैं कहूंगा कि मैंने पहले 6 महीने इसमें बताया कि मैं एक सांसद के रूप में अपने आप को ढाल दूं। मैं सचेतक बना हूं, उसका थोड़ी जिम्मेदारी होती है। हर दिन सुबह मुझे 10 बजे मेरी हाजिरी होती है, करीब 15 और लोगों सांसदों के साथ, ताकि किरण रिजिजू जी के साथ, अन्य लोग साथ हम लोग बैठ के बात करें। उसी के साथ मैं दिशा चेयरमैन बन गया हूँ अपनी कमेटी का। वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, विकास के लिए। और मैंने ये किया कि मैंने जनसंपर्क के लिए कुछ ऐसी चीजें करी। एक तो हर दिन बिना नागा, होली के दिन भी मैं अपने घर में अपने सामने 8:30 से 9:30 जाड़ों में और 8 से 9 गर्मियों में बैठता हूँ। हर दिन, कोई ऐसा दिन नहीं कि कोई भी आके मुझसे मिल ना सके, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, मैंने हर विधानसभा में एक पीली पेटिका रखी है, जिसमें डायरेक्ट संवाद के लिए कोई भी शिकायत मेरी हो, मेरे किसी कार्यकर्ता की हो, किसी और की हो, अधिकारी की हो, डायरेक्ट संवाद। क्योंकि क्या होता है, सांसद घिर जाता है लोगों से, मैं कितना घिरना नहीं चाहता हूं, तो उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति मुझसे आवेदन दे सकता है। और तीसरा, मैंने सांसद संवाद, और जो आप जानते हैं हर संडे को, हर रविवार को 8 बजे मैं हर रविवार को लोगों से बात कर रहा हूँ। लेकिन अब बात आई आगे का क्या। तो जब 6 महीने बीत गए तो मैंने सोचा कि अगले 3 महीने में, 9 महीने तक मैं एक परिकल्पना करूं, एक रणनीति बनाऊं कि अगले 10 साल में हम क्या कर सकते हैं। और उस 10 साल के लिए उसका नाम मैंने प्रोजेक्ट अमृत प्रयास रखा। उस प्रोजेक्ट अमृत प्रयास में मैंने दोनों डीएम कुशीनगर और देवरिया के दोनों सीडीओ के साथ बैठा। मेरी टीम, एक 3 फुल टाइम मेंबर टीम थी, एक सीनियर पार्टनर है जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने बोला मैं आपका सहयोग करूंगा। तो इसके साथ उनसे बैठ के बात की, हमने किसानों से बैठ के बात की, हमने ट्रेडर से बैठ के बात की, अन्य नेताओं से बैठ के, पॉलिटिकल लोगों से बात की कि क्या चीज़ पॉलिटिकली हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। हम लोगों ने उद्योगपति से बात करी, यहाँ पर दिल्ली में, बॉम्बे में। हम लोगों ने जो प्लानिंग डिवीजन है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर जाके बात करी। आलोक जी सेक्रेटरी हैं वहाँ, पुलकित जी एक और व्यक्ति हैं। फिर हमने दिल्ली में जो एमओएसपी के जो सेक्रेटरी हैं सौरभ जी, उनसे बात करी। कुल मिला के सब लोगों से सलाह लेके, ग्रामीण परिवेश में, अधिकारियों से, प्राइवेट सेक्टर से, सिविल सोसाइटी से, हमने एक रणनीति बनाई है। उसका नाम हमने अमृत प्रयास रखा है। उसका अनावरण 29 मार्च को हम कर रहे हैं। हर चीज़ हम लोग जनता के बीच में नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि अगर हम कुछ न करें तो आज की तारीख में 17,000 करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद अगले 10 साल में करीब 30,000 करोड़ तक चला जाएगा। लेकिन यदि हम प्रयास करें, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब करना चाहते हैं, योगी जी के नेतृत्व में, तो हम उसको 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 10,000 करोड़ 10 साल में हो जाएगा। इसका मतलब जितना सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 साल में बढ़ा है, उतना अतिरिक्त हम बढ़ा सकते हैं, तभी विकसित भारत आ पाएगा। इसी का अनावरण कर रहे हैं। उसमें मंगल पांडे ने 29 मार्च को गोली चलाई थी, पहली क्रांति की गोली थी, उसको मैंने पूर्वांचल क्रांति दिवस घोषित किया है। लक्ष्मीबाई उसके 1 साल बाद उनको एकदम घोड़े पर सवार होके उन्होंने अपनी बलिदानी दी थी स्वतंत्रता के लिए, उनका भी हमने नाम रखे हैं। और उसी के साथ साथ विश्वकर्मा भगवान, जो निर्माण के भगवान हैं, उनको भी हम लोग उल्लेखित कर रहे हैं। क्योंकि यदि निर्माण में हमें अगले 10 साल चलना है तो निर्माण के इष्ट देवता से ही शुरुआत करें। आदरणीय कलराज मिश्र वहाँ पर आ रहे हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। और के लक्ष्मण जी, जो कि ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन हैं और हमारे और यहाँ के राज्यसभा के सांसद भी हैं, मेरे साथ सचेतक भी हैं। तो हर दिन सुबह उनसे मुलाकात होती है। मेरे साथ से बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, आप सभी आमंत्रित हैं। कलराज मिश्रा जी से अभी आपकी हालिया मुलाकात भी हुई थी, इस पे चर्चा हुई उस समय? हाँ, उन्हीं को उसी समय मैंने आमंत्रित भी किया और बहुत उनका आशीर्वाद रहा है। वहाँ के सांसद रहे हैं
उनके वजह से कई ऐसी बड़ी चीज़ें हो रही हैं जो आज की तरह समय में फलीभूत हो रही हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है। और बहुत बड़े नेता हैं, मतलब उस समय से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत सालों से कुछ किस्से कहानियां बता रहे थे मुझे, तो मैं बहुत अभिभूत हूँ कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और लक्ष्मण जी को ने भी एक्सेप्ट किया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम। बिल्कुल, न्योता आपने बहुत लोगों को दिया, क्योंकि इसकी शुरुआत हमको लगता है बहुत पहले हो गई थी, क्योंकि मैं देख रहा था तो पंकज त्रिपाठी को न्योता देते हुए आपने एक तस्वीर साझा की थी। पंकज त्रिपाठी भी आ रहे हैं? भगवान कृपा होगी तो आएंगे। हाँ। गोपालगंज के हैं, वो बहुत उत्सुक हैं कि मैं इस प्रकार का काम उनके ही बगल में कर रहा हूँ। और उन्होंने पूर्वांचल का नाम एक अलग तरीके से विख्यात किया है। हाँ, मान लो अपने क्षेत्र का आदमी, अपने क्षेत्र के आदमी बाणे, तो अब अपील तो कैले बाणी, अब देखी क्या हुई। अगर वो आ जाएंगे, कुछ और लोग मैं बुला रहा हूँ, कुछ कलाकारों को और बुला रहा हूँ, अगर होगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हम पूर्वांचल को उस तरफ ले जाएंगे अगले 10 साल में। मैं तो देवरिया का मैंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन उसकी थोड़ी सी महक और भी जगह जाएगी। जिस प्रकार से मोदी जी ने वाराणसी को आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से हम लोग पूर्वांचल में एक नई शक्ति देख रहे हैं, उसको ही मैं कार्यान्वित करना चाहता हूँ देवरिया में। राजनीति हो, खेल हो, कला हो, हर जगह पूर्वांचल का उपयोग होता है। चुनावों का जब रुख पूर्वांचल की तरफ बढ़ता है तो कहा जाता है कि पूर्वांचल ही ये निर्धारित करेगा कि देश की गद्दी पर राज कौन करेगा, या फिर प्रदेश की राजनीति हो तो भी होता है कि लखनऊ कौन बैठेगा, पूर्वांचल तय करेगा। लगभग 112 या 118 सीटें पूर्वांचल के पास है विधानसभा में भी, चाहे देश की भी बात की जाए। कला हो, पूर्वांचल मिक्स गाने बनते हैं, उसमें पूर्वांचल के सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन उस रूप से पूर्वांचल विश्व पटल पर निखर कर नहीं आ पाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, एकदम सत्य बात कही, और कुछ हद तक अफसोस भी है मुझे, क्योंकि अगर आप भारतीय संस्कृति का हृदय देखें तो वो पूर्वांचल है। क्योंकि हमारे पास प्रयागराज है, अयोध्या है, सब कुछ है, कबीर की नगरी है, भगवान बुद्ध की नगरी है, कुशीनगर है, वाराणसी है, गोरखपुर है, इतना बड़ा संत पीठों का महात्मा है। इसका क्या कारण है, मैं भी अभी सोचता रहता हूँ। एक कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1857 का युद्ध यहीं से पनपा। मंगल पांडे बलिया के थे और रानी लक्ष्मीबाई भी वाराणसी की थी। तो उसके बाद 90 साल तक अपने क्षेत्र को बहुत दबाया गया, लॉकडाउन कर दिया गया। और उस लॉकडाउन के दौरान जो विभाजन की भावना बोई गई ब्रिटिशर्स ने कि भाई 2-3 और मंगल पांडे खड़े हो जाएंगे तो हम लोग खदेड़ी जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 90 साल के बाद अब 75 साल आ गए हैं, धीरे धीरे पूर्वांचल का आत्मसम्मान आगे बढ़ रहा है। क्यों ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया? सिर्फ मंगल पांडे की वजह से नहीं। और मंगल पांडे ने क्यों आवाज उठाई? क्योंकि वहीं सांस्कृतिक रूप से हमारी विरासत है। जैसे आपने बताया, वहां पर अयोध्या है, रामचंद्र जी वहां के, बुद्ध भगवान वहां के, कबीर वहां से घूमते आए, अगर कुछ हद तक ही महावीर भी वहां पर थे। तो हर महापुरुष ने वहां जन्म लिया, हर फिलॉसफी ने वहां जन्म लिया। हमारे देवराहा बाबा, राघव दास, उसके बाद पैना गांव, अगर आप देखें, चौरी चौरा, बलिया, मतलब पहला झंडा बलिया में उठा। इस प्रकार से हर प्रकार की क्रांति अगर आई है वहां से आई। इसीलिए पूरा विश्व, उस समय विश्व वैश्विक था, ब्रिटिश साम्राज्य डरा हुआ था पूर्वांचल से, इसीलिए वहां से पलायन होना शुरू हुआ। गिरमिटिया, ये मॉरिशस लेके चले गए गिरमिटियस को। इसलिए अब आ गया है समय कि उस क्रांतिकारी क्षेत्र में जहां पर आवाज उठी थी, अब पूर्वांचल ही नहीं है। अगर आप झारखंड देखिए, बिरसा मुंडा उठे, अगर आप रानी किट्टूर देखिए, अगर आप सांथाल देखिए, जहां जहां आजादी की आवाज उठी वहां वहां आज की तारीख में गरीबी है। ये देश का दुर्भाग्य है और इसके बारे में मैंने चर्चा कई लोगों से की है। मैं चाहता हूं बतौर सांसद मैं इसको प्रखर करूं। मैं चाहता हूं कि वहां पर निवेश आए। मैं चाहता हूं अपने स्वावलंबन से उसी सरोकार को, उसी जो सांस्कृतिक शक्ति को उजागर किया जाए, जिससे एक नए चिंतन का एक तरह से जन्म हो। और मैं समझता हूं कि पर्यावरण की जो मार है उसको भी निपटाने के लिए पूर्वांचल बहुत सार्थक होगा। बिल्कुल, पर्यावरण का आपने जिक्र किया है। हम लोग दिल्ली को देखते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में देवरिया को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वन भूमि जो है वो काफी कम है। देवरिया की अगर बात की जाए, कृषि भूमि है लेकिन वन भूमि कम है, तो पर्यावरण का संकट आने वाले समय में वहां भी हो सकता है। वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है। देखिए, मैं एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया हूं संक्षेप में, इसका नाम है बायो रीजनल सेंटर। उसके लिए निखिल और नितिन कामत जो जीरोधा के संस्थापक हैं, उनकी एक संस्था है रेन मैटर, जो पर्यावरण काम करेगी, उसने एक अनुदान दिया है। और उसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि अगर हमारा सकल घरेलू उत्पाद 10,000 करोड़ से आगे जाना है तो पर्यावरण पे हानि कैसे कम हो। तो ये हम लोग का जो मॉडल है वो थोड़ा विभिन्न होगा चीन के मॉडल से और पाश्चात्य सभ्यता से, और इसमें भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा उपयोग है। मेरा वट वृक्ष क्यों कायम है 300 साल से? क्योंकि हम उसको पूजते हैं।
हमारी संस्कृति में पर्यावरण पे कोई प्रहार नहीं किया गया। ये तो पाश्चात्य सभ्यता ने आके बोला फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड डालो, सब चीज डालो। अभी मैं कल ही परसों 4 दिन पहले कलराज जी के साथ ही मैं देवव्रत जी से मिला था, जो कि गवर्नर हैं, अहमदाबाद में मिला था, गुजरात के। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है नेचुरल फार्मिंग, जिसमें जैविक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से भिन्न नेचुरल फार्मिंग, जिसमें आप गौमूत्र, गौशाला, इससे करके डिसेंट्रलाइज लेवल पे कई ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे पर्यावरण बहुत कम हानि। तो हम लोग को इस प्रकार का एक नया रास्ता अपनाना है, जिसके लिए पूर्वांचल आगे बढ़ रहा है। देवरिया की बात आती है तो बहुत सारी चीजों की बात होती है, और भविष्य को लेकर आपने आगामी 10 साल का जिक्र भी कर दिया कि क्या प्लान है। बीते दिनों आपकी जो है राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई थी। खैर वो संक्षिप्त चर्चा थी, चलते चलते मुस्कुराहट दोनों चेहरों पर थी। क्या चर्चा हुई? देखिए, राजनाथ जी के सौजन्य से एक काफ़ी बड़ी ज़मीन है जो डिफेंस की है, उनसे मैंने बोला था कुछ महीनों पहले कि क्या हम उसका किसी और तरह से उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने अनुमति दी थी, और धीरे से, आप जानते हैं कि अंतरिक्ष की रणनीति मैंने बनाई थी 1 साल पहले 2023 में। तो बल्कि बहुत दिलचस्प बात यह है कि मैंने अपने गांव में ही बैठ के बनाई थी। सुबह मैं कॉल करता था, शाम को कॉल करता था, बीच में गांव भ्रमण करता था, और हर महीने 2 बार मैं अहमदाबाद चला जाता था और बेंगलोर, और 1-2 बार दिल्ली गया था। तो उसके सौजन्य से वहाँ पर एक इसरो का स्टेशन आने की संभावना है। पूरी तरह अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन 90% मुझे लग रहा है संभावना है। सोनू घाट के समीप सुविखर के पास जो जमीन है वो, हाँ, जमीन उसी की मैंने चर्चा की। मैं गुजरा था, वो आ रहे थे, मैंने बोला सर वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। और दूसरी चीज की जो मैंने चर्चा की वो है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। मैं 1 मिनट में समझाता हूँ। आज की तारीख में जो रणनीति है जो युद्ध की, वो बदल रही है। अब टैंक, बोर, गोला बारूद से कम युद्ध होता है, अब IT से ज्यादा युद्ध होता है। तो इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। मैं डिफेंस कमेटी में बैठता हूँ, मेरी साक्षात्कार कुछ डिफेंस विशेषज्ञों से हुई थी। तो मैंने उनसे बोला कि उन्होंने अनुमति भी दी कि सदन के खत्म होने के बाद हम एक मीटिंग करते हैं ताकि उस पर भी चिंतन करें। ये 2 विषय उनके बीच में रखे थे। उनका सानिध्य हर समय रहता है, और मेरा बहुत सौभाग्य है कि हर समय जब भी मिलता हूँ उनके चेहरे मुस्कान रहती है। वो मेरे बाबा को भी वो जानते थे, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं, तो मेरे बाबा को भी जानते थे, तो इससे थोड़ा सा एक लगाव भी है। छात्र भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम ICS ऑफिसर थे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो इसमें इसरो वाला प्लान कहाँ तक पहुंचा है, देवरिया वासी ये भी जानना चाहते हैं। इसरो वाला प्लान काफी आगे पहुंच गया है। मेरी 1 हफ्ते पहले एक हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, ईस्ट्रैक, जो ये रडार बनाने और रडार लगाने वाली उसका वो है, तो उन्होंने बोला है कि वो प्रोजेक्ट प्लान उनका बन गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि पहले हमने सिर्फ एक डीप स्पेस एंटीना की बात की थी 35 मीटर का, अब उसके साथ उन्होंने एक म्यूजियम भी डाल दिया। तो इससे बच्चों के लिए बहुत, और वहाँ के जो हमारे जो स्पेस के लवर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अभी इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति बाकी है। इसके लिए मेरे हिसाब से 2-3 महीने रहेंगे। जब फाइनेंशियल स्वीकृति होगी तभी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ठीक चल रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्वाभाविक है थोड़ा समय लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, वहाँ क्या चर्चा हुई? वहाँ मैंने अपनी राजनीतिक चीज़ों के बारे में बात रखी, जो मैं अपने क्षेत्र में कर रहा हूँ, जो अच्छाइयाँ हैं, 1-2 दिक्कतें जो हैं। बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं राजनीति में। आप जानते हैं कि 26 जनवरी से मैंने अपने ही क्षेत्र में 75 वर्ष की, संविधान के 75 वर्ष पे 75 गांव को घूमने का मैंने संकल्प लिया है। 25 गांव घूम चुका हूँ। संविधान की प्रतिलिपि लेके चलता हूँ, और संविधान सबका प्रयास यात्रा, उसके बारे में बताया। मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं, 3000 कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं को पर्सनली मिलके एक छोटा सा सम्मान समारोह किया है। हमारे जो भी बूथ अध्यक्ष हैं उसके बारे में बताया, और मैंने अमृत प्रयास के बारे में बताया। उनको बताया कि मैं अगले 10 साल के लिए कार्यक्रम करना चाहता हूं। तो बहुत उत्सुक थे। उन्होंने ये भी बोला कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, जिसके वो यूनियन मिनिस्टर हैं, उससे भी मैं आपके माध्यम से, देवरिया में ही नहीं बोल रहे थे, 10 जिलों में जो काम हो रहा है उसके लिए कुछ काम करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं फिर से उनसे मिलूंगा। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मेरे साथ हर समय रहता है। प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उस पे देवरिया क्या काम कर रहा है, कहाँ है? अच्छा काम कर रहा है। दोनों देवरिया, कुशीनगर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में केला है, उसमें बहुत काम अच्छा चल रहा है। इसमें हैंडीक्राफ्ट है, इसमें भी अच्छा काम चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जिला जो कि इतना बड़ा है, जिसमें लगभग 30-35 लाख लोग हैं, एक प्रोडक्ट से शायद ना काम चले। उसमें प्राथमिकता उसको दी जाए, लेकिन उसके आसपास और चीजें करी जाए। जैसे हमने हैंडीक्राफ्ट में मूंज किया है, बहुत उत्पादन हो रहा है मूंज का देवरिया में, जागृति कर रही है। हमने बनाना किया है, लेकिन वहां पर हम लोग हल्दी भी कर रहे हैं कुशीनगर में। ड्रैगन फ्रूट आ रहा है, कई ऐसी चीजें आ रही हैं। तो हर जिले में हम लोग चाह रहे हैं कि 3-4-5 ऐसी चीजें हों ताकि क्लस्टर बने, तो और भी फायदा हो सकल घरेलू उत्पाद का। चुनाव हो
या फिर जब देवरिया की बात हो तो शुगर मिल का जिक्र हो जाता है, चीनी मिल का जिक्र होता है, चीनी के कटोरे का जिक्र होता है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है वो देवरिया में नजर अब नहीं आता है और चीनी मिल पे सवाल उठने लगता है, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो उस भाषण में चीनी मिल का जिक्र होगा। जनता भी अब परेशान हो गई है, कह रही है कि भाई ये लोग कहते हैं कोर्ट में मामला लंबित है, यही कर टाले जा रहे हैं। क्या प्रयास है उस पर? बात तो सही है, पर देखिए मैं भी कुछ कहूंगा तो वही भी जनता कहेगी कि सांसद जी बोल के चले गए, कुछ किया नहीं उन्होंने। तो मैं बहुत नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी विचलित हूं कि कैसे कोर्ट से मामला निकले। जैसे ही कोर्ट से मामला निकलता है तो मैंने केन कमिश्नर से 2 बार मीटिंग करी है, मैंने कुछ उसके लिए एक प्लान भी बनाया है। मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है चीनी न करें, हम लोग चीनी और एथेनॉल साथ में करें। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग की भी बात हुई थी, तो उसके लिए मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ। 1-2 कंपनी से बात कर रहा हूँ। एक कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उनसे बात करी है कि वो वहां पर आके उस चीनी मिल को चला सके। सरकार उतना ही कर पाएगी, सरकार आजकल चीनी मिल चलाने के महकमे में नहीं है, तो उसको हम लोग या तो किसी ऐसे सरकारी संस्था जो कि इथेनॉल में रुचि रखता है या फिर चीनी में कोई परिपक्व हो, उसके साथ चलवाया जाए। बल्कि परसों ही मेरी किसी से इसके बारे में बात हो रही थी। मैं भी व्यथित हूँ, सच बताऊं, क्योंकि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता मैं कह नहीं सकता, इसीलिए मैं इसमें और कुछ कहूंगा नहीं। शहर के समीप भी है क्या? अब अगर सुचारू रूप से चालू भी होता है तो दिक्कत भी आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से इसमें पर्यावरण के लिए आज की तारीख में चीनी मिल या एथेनॉल ब्लेंडिंग में बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है और शहर के बहुत करीब नहीं है। जैसे कि एक बैतालपुर है, एक शहर के अंदर ही था, वो तो नहीं चल पाएगा, और एक गौरी में है और एक भटनी में है। तो सबसे प्रमुख हम लोग फोकस कर रहे हैं कि बैतालपुर वाली चल जाए, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में मामला टला हुआ है। बिल्कुल, हमने सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने सवालों के भरमार लगा दिए। एक तो शिकायत है लोगों की, आप तो खुद जो है शहर से बाहर हैं, बर पार में, विधायक जी भी अपना आवास इधर कर लिए, लोग कह रहे हैं हम लोग जाम में फंस जाते हैं, ओवरब्रिज का चौड़ीकरण कब होगा या फिर उसको जो है बढ़ाया कब जाएगा? तो ओवरब्रिज वाला, कसिया ढाला वाला जो मामला है, कसिया ढाला भी और ये गोरखपुर वाला भी, पूर्वा चौराहे पे जो जाम लगता है। हाँ। नहीं, पहले उस पे करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। कसिया वाले लोग तो भरमार लगा दिए। हाँ, कसिया वाला उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें देखिए क्या हुआ कि लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मुझे ऐसा विश्वास था कि इस साल वो स्वीकृत हो जाएगा, लेकिन जब सरकार के पास गई बात तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप इसमें भागीदारी रेलवे से करवाएं। पहले तो रेलवे की स्वीकृति नहीं थी, तो मैंने जीएम से मिलके करीब, आपको याद होगा, मेरे इलेक्शन के 1 महीने बाद ही स्वीकृति कराई। उन्होंने ठीक है। तो अब हमने ये प्लान किया है कि इसको 2 तरफा करेंगे। एक जो प्रोजेक्ट है अंडरपास का, हाँ, वो तुरंत हम कर दें, और उसके बाद जो ओवरब्रिज है जो कि थोड़ा ज्यादा महंगा है, उसके लिए आज ही मैं अभी बल्कि 3 घंटे पहले अश्विनी वैष्णव जी के कार्यालय में बैठा हुआ था। थोड़ी लंबी लाइन थी तो मैं उठ के चला आया क्योंकि कहीं और जाना था। मेरे पास एक पत्र है, उसकी भी स्वीकृति कराऊंगा, ताकि अगर आधा उसका हो जाए तो स्टेट सरकार भी दे देगी और वो भी दे देगा। लेकिन अभी मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि अंडरपास की अभी फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी, मुझे आश्वासन दिया गया है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए गया था। हम सब जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, और जो ओवर ब्रिज की है उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसमें काफी बड़ा खर्चा है। बिल्कुल। रही बात इसके ये एक नया मुद्दा उठाया कि भाई ये कैसे करें, ये बहुत बड़ा इसका प्रयोजन है। सच पूछिए, मेरा अभी जो मन में जो चल रहा है कि जो NH बन रही है हमारे उत्तर में वो बन जाए। मैं दक्षिण में भी एक सर्कुलर रोड बनाना चाहता हूँ, ताकि इसके ऊपर जो बहाव है, जो ट्रैफिक है, वही कम हो जाए। अगर हम थोड़ा रिलीफ देंगे ना, तो इसको बड़ा बनाने की बजाय हम उसको, उसमें जो ट्रैफिक है वही कम करें। क्योंकि सत्य तो ये है कि जाम यही नहीं है, जाम तो पूरे शहर में, बिल्कुल पूरे शहर में है। तो अगर शहर को हम लोग घुसाते ही रहेंगे ट्रैफिक उसमें, तो गलत होगा। तो इसलिए मैंने जो अभी स्वीकृत हो गया है आदरणीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से जो बन रहा है, उसमें जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, उसी के साथ मैंने करीब 2 महीने पहले, ये थोड़ा सा अभी समय लगेगा इसमें, दक्षिण से भी एक रास्ते की मैंने बात करी है। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन एक रिंग रोड बन जाएगी तो देवरिया एक तरह से, जैसे दिल्ली में भी रिंग रोड बनी थी तो थोड़ा सा उसमें आराम मिला था, उस प्रकार का होना चाहिए। देवरिया वाले ये भी कहते हैं कि बगल से हाईवे गुजर जाता है, हमको अछूता कर दिया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आंगन है हमारा देवरिया। हाईवे मतलब जो अभी नया बन रहा है? नहीं, देखिए वो तो इसलिए कुशीनगर को जोड़ा भी गया, कुशीनगर से इधर मान लीजिए गया तो कुशीनगर जुड़ा, लेकिन देवरिया वाले तो ये कहते हैं ना कि हमें भी दीजिए। एक मोहन सेतु की शुरुआत हुई उस समय 2 जिलों को जोड़ने वाला सेतु, लेकिन अभी भी वो लंबित ही रह गया।
मैं दो चीज़ कहूँगा, एक तो ये जो नया हाईवे बन रहा है उससे हमको बहुत रिलीफ मिलेगी, क्योंकि यहाँ से कट के ये बरारी के आसपास से चढ़ के वहाँ चला जाएगा, तो इससे बहुत रिलीफ मिलेगी। तो ये हमारा हाईवे है, ये किसी और का नहीं है। रही बात कुशीनगर की, भाई वहाँ भी चले, हमारा लाभ से उसकी हानि नहीं, उसकी हानि से हमारी हानि नहीं होगी, उसकी लाभ से हमारे लाभ ही होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों की आवश्यकता है। और मोहन सेतु के बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि असली समस्या शहरीकरण की है। अगर हम लोग देवरिया जो बना था 1.5 लाख लोगों के लिए और आज 5 लाख उसमें रह रहा है, और दिन में तरकारी के लिए, सब्जी के लिए, कचहरी के लिए 1 लाख और लोग आ जाता है, तो स्वाभाविक है कि जो आज की परिस्थिति है, तो उसमें क्या चाहिए, उसमें दूरगामी सोच चाहिए। 10 साल की सोच चाहिए। अगर शहरीकरण मैं करूंगा आज की तारीख में तो 1-2 साल में नहीं होगा, तो 10 साल की प्रक्रिया है। 10 साल की सोच कोई नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, आपका सांसद कर रहा है। क्या मैं उसमें हर समय सक्षम हूँ? नहीं, कुछ विरोध भी होगा मेरा पॉलिटिकल, भाई इतना बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन आपका समर्थन रहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप पॉलिटिकली मेरा समर्थन करेंगे, और एक चीज़ है कि मेरा जो ब्रांड है और मेरे परिवार का जो ब्रांड है, ये तो कहता है कि मैं कभी अपने भलाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए करूंगा। मेरे पास पर्याप्त अपने लिए संपत्ति है, मैं खुश हूँ अपने लिए, तो जो भी कर रहा हूँ आपके लिए करूंगा। इसलिए अगर आप लोगों का समर्थन रहेगा मेरे लिए तो ये सब काम हो जाएगा। इसीलिए शहरीकरण, सोनू घाट वाला स्पेस स्टेशन, नमो नारायणी में ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, कुशीनगर के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनवा रहा हूँ। इसमें पॉलिटिकल समर्थन जनता का बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, छोटी छोटी और समस्याएं हैं। संदीप पूछते हैं कि देवरिया बस स्टेशन के नवीनीकरण की जो बात थी वो कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि बीच शहर के है। उसमें देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दयाशंकर जी जो हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं, तो उनके माध्यम से एक टेंडर निकलने वाला है जो अभी कैबिनेट को गया था। 2 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी। जैसे ही वो टेंडर निकलता है, मैंने 5-6 लोगों को प्रोत्साहित किया। मुझे टेंडर तो नहीं मिला है, मैंने उनको प्रोत्साहित किया कि जैसे निकलता है आप उसमें आवेदन दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी करीब 90 या 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कि कोई सामान्य व्यक्ति उसमें तुरंत नहीं आएगा। तो उसमें टेंडरिंग में ये होगा कि कई चीजें बस के लिए होंगी और कुछ चीजें मॉल वगैरह के लिए होंगी। तो ये चीजों का कार्यक्रम हो जाएगा। जैसे ही वो पास होता है, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, मेरी एक टीम बैठी हुई है 5-6 लोगों से टेंडर करवा के, ताकि सही लोग उसमें आ जाएं। मुझे मालूम नहीं कौन लोग हैं, लेकिन अगर 5-6 अच्छी कंपनियां उसमें टेंडर करेंगी तभी जाके अच्छे व्यक्ति का चयन होगा। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। छात्र नेता अवनीश यादव पूछते हैं कि क्या देवरिया में कोई टेक्निकल कॉलेज या कोई विश्वविद्यालय आने की संभावना है, क्योंकि आपके दादाजी ने भी मान लीजिए विश्वविद्यालय स्थापित किया, अब लोगों को आपसे उम्मीद है? 2 मेरे मन में चल रहा है, और इसमें बल्कि 3 चल रहा है। एक तो मैं समझता हूँ जो अभी आपने शायद पूछने वाले होंगे, अस्पताल की स्थिति। तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अच्छा अस्पताल बने मेडिकल कॉलेज के अलावा, एक तो ये इंस्टीट्यूशन। दूसरा, मैं समझता हूँ 2 यूनिवर्सिटीज, अभी ये हो सकता है 5 साल में ना हो पाए। एक मैं चाह रहा हूँ कि संस्कृत की यूनिवर्सिटी बने, और एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बने। अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है कि IIT वगैरह ना आ पाए, लेकिन आज की तारीख में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी हो गई हैं, जैसे कि कई मणिपाल वाले लोग भी आ सकते हैं। तो दोनों में मैं प्रयोग करूंगा, लेकिन ये दोनों चीजें थोड़ी दूरगामी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अस्पताल के लिए आज ही सुबह मैं किसी उद्योगपति से मिल के आया, जिसका बहुत 2 अच्छे अस्पताल हैं दिल्ली में। मैंने उनसे बोला है कि आप वहाँ निवेश करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कुछ भी कहिए, इतना लोड बिहार से आ रहा है, कुछ और जिले भी हैं जहाँ देवरिया पे लोड आ रहा है, सीमांचल लोड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हेल्थ के लिए मैं ज्यादा प्रतिबद्ध हूँ, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी आएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो मेडिकल कॉलेज है, लगातार CT स्कैन की मशीनें खराब, ये तमाम भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी लोगों ने सवाल पूछा। बात तो सही है। मैं 2-3 बार गया हूँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से इसके इमरजेंसी का रात को 9 बजे निरीक्षण किया है। मैंने 2-3 काम करे हैं। उसके ध्वस्तीकरण का काम मैंने कैबिनेट से पास करवाया। आते ही मैं गया था, पाठक जी से मिला, स्पेशल सेक्रेटरी से मिला, और उसी के साथ साथ जो ट्रॉमा सेंटर उसको जल्दी करवाने के लिए मैंने बात करी है, और धीरे धीरे काम हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज भी शायद उतना लोड ना उठा पाए, इसीलिए 2 अस्पताल की 3 अस्पताल बल्कि मैं चाह रहा हूँ, समय लगेगा। एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके लिए भी एक कैबिनेट नोट आ रहा है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ करता है। दूसरा, एक महिला के लिए मैं सोच रहा हूँ अस्पताल हम लोग करें, 200 बेड का हो, बहुत बड़ा ना हो। तीसरा, हम लोग एक आई अस्पताल की बात अभी चल रही है। लेकिन दूसरी चीज मैं दर्शकों को कहूंगा कि जो प्राइमरी हेल्थ और CHCs हैं, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले 6 महीने मेरी अध्यक्षता में। हर
हर महीने मैं कॉल कर रहा हूँ सीएमओ के साथ, एक BMGF एक संस्था है उसके साथ, ताकि हम गौरी बाजार के सेंटर को डिजिटल करें, उसमें अच्छी सुविधाएं लाएं। उसी तरह उस दिन मैंने भटनी का निरीक्षण किया, उस दिन तरकुलगा का, कुछ हद तक पत्थरदेवा का। ऐसे करके अगर CHC अच्छे हो जाएंगे तो जो लोड चल रहा है अभी मेडिकल कॉलेज, सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं, वो थोड़ा यहाँ पर कम होगा। ऑपरेशन होने लगे हैं, मैं उस दिन गया था, खास करके सिजेरियन सेक्शन होने लगा है, महिलाओं का जो बच्चे पैदा, तो वो सब होने लगा है। अभी बच्चों वाले वार्ड से खबर आई थी कि बेड की संख्या को लेकर तमाम चीजें वो हुई। सही बात है, अभी भी हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। और इसमें मैं थोड़ा सा मदद चाहता हूं जनता की भी, जो डिजिटल में हम लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग उसको देखिए, उसको परखिए और डिजिटली अपने आप को कार्यान्वित करें। विनायक पूछते हैं कि देवरिया की कानून व्यवस्था, जिस तरीके से बीते दिनों में कई हत्याएं हुई, गोलीकांड हुए, उस पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ जो हमारे SP हैं अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जब भी उनसे कुछ बात करता हूँ बड़ी तन्मयता से, गंभीरता से लेते हैं, उसको कार्यान्वित करते हैं। बीच में कुछ चोरियां हुई थी, होने लगी थी, उस पर कड़ी कार्रवाई संकल्प जी ने की थी, पिछले SP ने, तो वो थोड़ा थम गया था। अभी जो हत्याकांड हुआ ये तो पुराना विवाद था, कुछ न कुछ पूर्वांचल का दुर्भाग्य है कि अभी भी ये सब चीजें हो रही हैं, और इसको कड़ी नजर से देखना चाहिए। जो भी उसमें अपराधी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ औसतन रूप से जो बर्ताव मुझे दिख रहा है थाने पे ठीक है। मैं भी अभी भी थोड़ा चाहता हूँ कि जो वहाँ के अधिकारीगण हैं वो थोड़ा विनम्रता से बात करें। इसके लिए मैंने अलग अलग मंचों पे अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। थोड़ा करप्शन का भी जो मामला है कि पैसा वैसा हो रहा है, उसके लिए भी मैं तन्मय हूँ कि भाई उसको कम किया जाए। तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा इसमें। कुरना नाला के पास अतिक्रमण वाली कार्रवाई जो है बीते दिनों से जो है बात आई कि शुरू होगी। उसके बाद सीवेज की समस्या है कि कैसे निकासी हो नालियों की, ताकि सीधे कुरना नाला में आ पाए। उस पर कुछ काम चल रहा है, कुछ प्रयास है? सच पूछे तो मुझे अतिक्रमण के बारे में अभी मालूम नहीं, लेकिन मैं जो सीवेज के बारे में मैंने करीब 1 हफ्ते पहले मैंने निरीक्षण किया था। मेरा ये स्वप्न है कि कुरना नाला जैसे कोई भी नदी, छोटा सी नदी ही है, वो किसी भी शहर के बगल में बसे तो उसकी सुंदरीकरण करके उसमें कुछ हम लोग लाभदायक चीज कर सकते हैं। अभी उसमें सब गंदगी फेंकी जा रही है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहीं लगाया जाए, जिससे कुरना नाला में वो न फैले, हम लोग उसको कहीं और ले जाएं। और आखिरकार जाता है वो किसी नदी में ही जाके गिरता है पानी। तो इसके लिए मैं काम करूंगा, लेकिन अभी तक मैं उस पर नहीं कर पाया हूँ। इसके बाद जिस तरीके से जो है नए नए अस्पताल खुल रहे हैं या फिर प्राइवेट वाले ही, लेकिन पार्किंग की समस्या है देवरिया में, जैसा आपने जिक्र भी किया कि पूरे शहर में जाम भी है, तो पार्किंग देखिए इसका तो समाधान यही है कि हम नया देवरिया बनाएं, जो कि एक शहरीकरण का प्रोजेक्ट मेरे मन में चल रहा है। मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, वो तो या तो जीरो होगा या हीरो होगा। जब हीरो हो जाएगा तो आपके समक्ष मैं उसको प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक हम लोग शहरीकरण पूरे सुचारू रूप से करें। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तमाम गंदगी फैली रहती है और बहुत ट्रैफिक जैम है। राघव नगर में शाही जी का भी ऑफिस है, जागृति का भी ऑफिस है। जब मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर गाड़ी जाने के लिए एक ही गाड़ी जा सकती बना था। वो एक तरह से गांव की तरह बन गया शहर। तो ऐसी समस्याओं के लिए क्षणिक जो सस्ती लोकप्रियता वाली हम लोग हाँ, वो तो दूरगामी है ही। उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा हम सबको करनी पड़ेगी। मैं लगा हूँ, अमृत प्रयास में हो जाएगा। अमृत प्रयास में देवरिया का भविष्य का खाका आपने तैयार कर लिया है। आने वाला देवरिया कैसा होगा? 10 साल में मेरे हिसाब से जो मैं चाह रहा हूँ कि देवरिया उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में अव्वल जिला हो। मैं चाह रहा हूँ यहाँ के लोग शिक्षित हों। जो अभी शिक्षा की प्रणाली उसमें भी मैं काफ़ी शोध कर रहा हूँ। अस्पताल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 2-3 की मैंने जिक्र किया वो बन गए हों। हो सकता है 2 यूनिवर्सिटी न, लेकिन एक मुख्य 10 साल में लगेगा एक यूनिवर्सिटी नुमा कोई चीज़ बन जाए, चाहे वो संस्कृत का हो चाहे वो टेक्निकल हो। और मैं समझता हूँ 2-3 बड़ी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ शहरीकरण का। हो सकता है शहरीकरण 10 साल में पूरा ना हो पाए, लेकिन उसका सुचारू एक ढांचा बन जाए। 5 साल में उसका प्लान बनेगा, उसके बाद कार्यान्वित हो जाए। और इसी के तहत कई और चीज़ें हैं जो प्लानिंग में हम लोगों ने करी हैं, जैसे कि कितनी बिजली खपत होगी, कितनी जनसंख्या होगी। किसी से पूछिए कि कितनी जनसंख्या होगी, कोई बता नहीं, मैं आपको बता दूंगा। मैं आप बता दूंगा कितनी जनसंख्या, कितनी बिजली खपत होगी, कितनी रोडें बननी चाहिए। तो इस प्रकार की दूरगामी सोच से अगर मैं मान ली उसका आधा भी कर पाऊँ तो भी सफल होगा। आज की तारीख में कोई भी राजनेता आता है उसको कल की ज़्यादा चिंता होती है। वो आवश्यक है, क्योंकि अगर कल की चिंता नहीं होगी तो मुझे वोट नहीं देंगे लोग। मैं न्योता हकारी में नहीं जाऊंगा तो मुझे वोट नहीं देंगे, मुझे भी मालूम है। लेकिन अगर परसों की मैं चिंता न करूंगा तो हम उसी में बचे रहेंगे। तो इसको इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए
मुझे अमृत प्रयास की जरूरत है। अमृत प्रयास मेरा ब्रह्मास्त्र है कि ये चक्रव्यूह से निकलना है, वरना वो त्वरित में ही फंसे रहेंगे कि कल की रोड, कल की नारी, कल का जल, लेकिन आगे का क्या, आगे के भविष्य की क्या। और यही प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलती है कि विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने लिया है, विकसित देवरिया का संकल्प जिससे मैं चुना गया हूँ। मैं आपको निर्भीक रूप से बताता हूँ, मेरा चुनाव इसी मंच से हुआ है और उसी को निर्वाह करने के लिए मैं आज की तारीख में अमृत प्रयास को लेके आया हूँ। इसमें जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद चाहिए। कला प्रेमी हैं आप, तो कला के रूप में देवरिया कहाँ देखते हैं? देखिए, एक तो रोचक बात है कि संगीत नाटक अकेडमी के साथ मिलके मैंने एक बहुत अच्छा एक कला प्रवाह का कार्यक्रम देवराई माता के मंदिर में किया। मेरे दो स्वप्न हैं। एक तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी कलाकार हैं, अच्छी कथक की आर्टिस्ट हैं, उनकी वजह से ही ये कार्यक्रम भी हुआ कुछ हद तक, क्योंकि उनकी प्रेरणा से मुझे संगीत नाटक अकेडमी की चेयरमैन मैं जानता था। 2 दिन का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, मेरी अपेक्षा से बहुत आगे था, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि देवरिया वाले लोग कला प्रेमी होंगे। और उस दिन एक और सांसद हैं मुझसे मिले, बोलते थे भाई साहब आपने पुरानी देवरिया का चरित्र वापस लिया, क्योंकि देवरिया वाले लोग बहुत कुछ हद तक आध्यात्मिक रहते थे। तो मुझे बहुत उत्साह मिला। दूसरा, देवराई माता के मंदिर के महात्मा को मैं आगे पहुंचाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, परसों मैं 4 दिन पहले मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिला था, तो मैंने उनको देवराई माता का चित्र प्रस्तुत किया। तो मैं चाहता हूँ कि देवराई माता के मंदिर को हम ऐसा स्थापित करें कि आने वाले समय, हो सकता है 10 साल लगे, 15 साल लगे, कि जो महात्मा आज की तारीख में दतिया का है या जो महात्मा वैष्णो देवी का शायद उतना ना हो पाए, वैसा ही महात्मा हमारी माता रानी का हो। क्योंकि मैं जब भी वहां जाता हूँ तो मैं बहुत प्रभावित होता हूँ उनकी शक्ति से। बिल्कुल, कला के क्षेत्र में देवरिया और बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि कई कलाकार भी निकले वहां से। इसके बाद देवरिया को जब हम देखते हैं तो अन्य अन्य चीज़ों पर बात करते हैं। आपने सारी चीज़ों पे बात की, देवरिया की प्रमुख समस्याओं पे बात की और कला की बात की। कला आपके अंदर भी है, आपके वीडियो वायरल होते रहते हैं, शुभकामना देते हैं संगीत गाकर। अरे तो वो कभी कभी हो जाता है, निकल जाता है। तो उस दिन मैं गया था मनीष जी की शादी में, थोड़ा लेट पहुंचा, तो मैंने बोला भाई कुछ मतलब उनको बता दूं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो कला तो मेरे घर में आई है मेरी शादी के बाद। उसके पहले तो हम लोग ब्यूरोक्रेट के बच्चे थे, हम लोग को क्या मालूम कला से, अनुशासन वाले थे, अनुशासन वाले। लेकिन ये बात सही है कि क्योंकि बनारस में मेरी ननिहाल है, तो वहां से थोड़ा बहुत जो गाना वाना होता था, सुरीली गालियां जो होती थी बनारस की, वो तो थोड़ी बहुत सीखी है। कुछ सुनाई, दर्शक लोग इंतजार कर रहा है। अरे कहा आप लोग, तो यही जो थोड़ा सुरीली गानी है, गाली तो नहीं है, गाना है, वही पुराना वाला है, तो मैं दोहरा रहा हूँ। चांदनी में तू आयो पिया बन रे, चांदनी में तू आयो पिया बन रे, आगे आगे तेरे दादा का घोड़ा, पीछे पीछे दादी रानी का डोला, पीछे पीछे दादी रानी का डोला, डोला हिलल मिलल होए, पर्दा झिलल मिलल होए, पिया बन रे, चांदनी में तू आयो पिया बन रे, आगे आगे तेरे नाना का घोड़ा, पीछे पीछे नानी रानी का डो, ऐसे चलता है। वाह, बिल्कुल। अभी आपका एक वीडियो भी सामने आया था होली वाले दिन। हाँ, जा रहे थे रंग लगाने, कुछ चाचा जी जो है नहा रहे थे, वो देखते ही लिपटने आ गए। ऐसे जो मौके होते हैं उसमें राजनेता को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम लोग का सुबह से रात वाला काम होता है। तो ऐसे जो लोग हमारे हैं जो कि चाहते हैं, जो मिलते हैं, गले मिलते हैं, उस गले मिलने से बहुत प्रेम मिलता है। ज्ञानेश्वर जी पूछे थे कि भाई जो है सादगी और फिटनेस का क्या राज है? फिटनेस का, जैसे मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में बताया था, फिटनेस का एक राज है कि आपकी पत्नी अगर सुंदर हो, अच्छी हो, फिटफाट हो, तो आपको भी फिट होना पड़ता है। इससे कई शिकार हो जाते हैं। मेरे जो दोस्त हैं जिनके बाल और गायब हो गए हैं, वो थोड़ा शर्माते हैं। मेरी पत्नी बहुत खुश होती है इस बात को सुन के। तो दूसरा यह है कि जैसे मैंने बोला, क्रीड़ा में मेरी बड़ी रुचि है। सुबह उठ के मैं व्यायाम करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुझे मेंबरशिप मिल गई, तो हर दिन शाम को मैं जाके, कल रात को मेरा एक डिनर था 7 बजे, मैंने डिनर को पोस्टपोन किया 7:45 पे, बहुत बड़े व्यक्ति का था, 45 मिनट मैंने व्यायाम किया। बिल्कुल, जब पहुंचा तो मैं फ्रेश था। जब बाल की बात की है, आजकल बड़ा समस्या है, बाल पहले ही झड़ जा रहा है लोगों का। नहीं, हमारे साथी भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। नहीं, ये थोड़ा सा मुझे डर था, क्योंकि हमारी अम्मा की तरफ बाल झड़ने वाला था, हमारे पिताजी की तरफ ठीक है, तो पिताजी वाला बाल मिला है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए, देवरिया की वो तमाम बातें हुई और देवरिया की समस्याओं पे चर्चा भी हुआ। लगभग 1 वर्ष जो है पूरा होने जा रहा है आपके कार्यकाल को। इसके बाद फिर मुलाकात होगी देवरिया की अन्य समस्याओं के साथ, और देखते हैं कितना जो है आगे क्या काम होता है। और 29 मार्च का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम है देवरिया को देखते हुए। और जो आपका प्रयास है, अमृत प्रयास,
उस पर भी देखते हैं कि देवरिया कहाँ निखरता है और आगे क्या कुछ होता है। फिर मुलाकात होगी। लगभग सारे सवाल जो है मैंने आपके रखे हैं, जवाब भी आपने पाया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।